नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आज एमपी में हुए तीसरे चरण के मतदान में लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी खबरें आईं, यानी वोटिंग प्रतिशत पहले दो चरणों की तुलना में संतोषजनक रहा, बल्कि दोनों दलों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला रहा है। आज जिन दिग्गजों के भविष्य का फैसला ईवीएम में वोटर्स ने बंद कर दिया, उनमें शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नाम हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर और बैतूल, इन लोकसभा के कुल 127 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य जो है आज आजमा लिया। जिनकी किस्मत इन सीटों के 1,77,00,000 मतदाताओं को लिखना था। हालांकि इसमें कितने मतदाताओं की भागीदारी रही, इसके अंतिम आंकड़े अभी तक नहीं आ पाए। जाहिर है कि कहां वोटिंग ज्यादा कहां कम, उसके कुछ ना कुछ मायने तो होंगे। कम वोटिंग में विपक्ष आकलन करता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ गुस्सा है। सत्ता पक्ष कहता है विपक्ष की हरकतों के कारण मतदाता उदासीन है। अब जब बढ़ गया वोटिंग प्रतिशत, तो जाहिर है कि उसकी समीक्षा भी अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक राजनीतिक दल करेंगे। बीते दो चरणों की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ने के मायने क्या हैं? क्या चुनाव आयोग का गिफ्ट देने का, लकी ड्रॉ जैसे प्रयोग करने का काम आ गया? क्या स्थानीय व्यवसायियों के लुभावने ऑफर काम कर गए? आपको याद होगा कई जिलों में कई सारे व्यापारियों ने ऑफर दिए थे अलग अलग कि अगर आप वोट करके आते हैं, उंगली दिखाते हैं, तो इसमें इतना ऑफ, इसमें इतना ऑफ, और या ये गिफ्ट हैम्पर। तो क्या ये काम कर गया? क्या बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों को दी गई चेतावनी काम कर गई? उन्होंने कहा था कि जिस विधायक के यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम होगा और यदि वो मंत्री है तो ये मान के चलिए वो मंत्री नहीं रहेगा, और जहाँ ज़्यादा होगी वो मंत्री बन जाएगा। तो क्या ये काम कर गया? क्या कांग्रेस ने अपनी बीती कुछ रैलियों में कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उसके भी कार्यकर्ता चार्ज हो गए? राजगढ़ की बंपर वोटिंग दिग्विजय सिंह के समर्थन में है या संघ की प्रयोगशाला कही जाने वाली धरती पर बीजेपी ने कोई कमाल किया होगा? शिवराज सिंह चौहान ने जो अपील की थी कि दिल्ली भेजना तो भारी मतों से रिकॉर्ड बनाकर ही भेजना, क्या वोटर ने उसे सुन लिया होगा? गुना में भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है, वहां सिंधिया अब राहत की सांस ले सकते हैं क्या? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन आज आपको दिखाते हैं दिन भर बड़े नेताओं के किस किस तरह के बयान सामने आए। सुनिए। मतदान अभी समाप्त हुआ है। पिछले दो चरणों के मतदान में वोटिंग प्रतिशत को लेकर के बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार सभी के प्रयासों से मतदाता भाई और बहनों ने जो बढ़ चढ़ करके मतदान किया है, इसके लिए भी उनको बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय का इतिहास बनाई। विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर अब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। भारत के विकास, सुनिश्चित करना एक एक नागरिक का केवल कर्तव्य नहीं होता, लेकिन धर्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करें। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। पंकज यादव, जिस पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, उसको थाने में बिठा लिया गया, जबकि उससे ज़्यादा संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर 3, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाज़त दी जा रही है पुलिस द्वारा, और हमको सबको डंडे मार के 100 मीटर के बाहर भगाया जा रहा है। इन सब बातों की हमने शिकायत की है। बीजेपी ने लगातार कहा कि अब की बार 29 पार, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब की बार 400 पार। जैसे ही 2-3 चरण के चुनाव हुए, अब ये भाषा सबकी बदल
जो मैंने कल भाषण में भी कहा था, कई जगह कहता हूँ कि बीजेपी अब ये भी नहीं बोल पा रही कि अब की बार 19 का भी नहीं बोल रही। इसका मतलब है बदलाव। कांग्रेस पार्टी द बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, आधा हिस्सा है। तो उन मेहमानों का सबसे पहले परिचय जाहिर तौर पर जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर केसवानी का स्वागत। दूसरी मेहमान है संगीता शर्मा, कांग्रेस की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संगीता जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर केसवानी, क्या समझ पा रहे हैं कि डॉक्टर केसवानी तीसरे चरण का जो वोटिंग परसेंटेज कम से कम पहले दो चरण की तुलना में तो संतोषजनक है, इसके मायने क्या डिकोड कर पाई आपकी पार्टी? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो DSTV के दर्शकों का धन्यवाद जो तीसरे चरण के लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए निकले, और साथ साथ प्रदेश की जनता का, देश की जनता जिसने तीसरे चरण में वोट डालने का काम किया, मैं उनके प्रति अपना धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से सभी लोग, आप क्योंकि जन सरोकार से जुड़ा हुआ चैनल है आपका, जनता की बात लंबे समय से आप उठाते हैं, इसी जनता की बात को उठाते हुए आपने भी समय समय पर यह अपील की कि वोट डालने जरूर जाएं, वोट डालने जरूर जाएं। इसी तरह से चुनाव आयोग भी लगा रहा, और सामाजिक संगठन और जो भी इस पर्व की उसमें लगे रहे, जो अपनी आहुतियां देते रहे, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। निश्चित ही वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वो हमारे पक्ष का ही है, क्योंकि आप देखेंगे कांग्रेस इससे पहले जो 2 चरण थे उसमें कांग्रेस बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई थी, क्योंकि उनके पास न तो नीति थी, न नेता था, न नीयत थी। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस के लाखों लाख कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे थे, कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज मान रहे थे, वो सब निष्क्रियता के उसके थे। और हमारे संगठन ने भी निश्चित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी के नेतृत्व में 64,523 बूथों पे अर्धपन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ टोलियां और फिजिकल और डिजिटल रूप से उपस्थित थे। तो निश्चित ही हमने जब कार्यकर्ताओं से संवाद किया कि मतदान के लिए हम सबको अपनी अपनी भूमिका तय करते हुए अपने अपने बूथ के जो कार्यकर्ता हैं उनको, जो लोग रहते हैं, जो जनता है, उसको अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो निश्चित रूप से उनके सहयोग में खड़े होकर अधिक से अधिक मतदान करें। और निश्चित रूप से राहत की सांस भी ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो कार्यकर्ता की परिश्रम की पराकाष्ठा है उसने पूरा किया, और आप देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ। संगीता जी को इनका लेते हैं। संगीता, यही सवाल सेम और मायने अलग, जाहिर तौर पर मायने अलग ही होंगे, आपके मायने क्या हैं बताइए दर्शकों को। देखिए, दुर्गेश जी बड़ा खुश हो रहे हैं। वो खुश इस बात से हो रहे हैं कि ना तो उनको अपना मैनिफेस्टो बताना पड़ा, ना घोषणा पत्र बताना पड़ा, क्योंकि मैं तो पिछले कई दिनों से प्रवीण जी ये नोटिस कर रही हूँ कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व मतलब नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके भाजपा प्रवक्ता तक मैं सबके बयान सुन रही हूँ, इनके मैनिफेस्टो पर ये खुद ही बात नहीं कर। इन्होंने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है कि हमें किस पर बात करना है, तो हमें वोट मिलेंगे। कांग्रेस की आलोचना करना है, गांधी परिवार की आलोचना करना है, हिंदू धर्म पे बात करना है, राम मंदिर पे बात करना है, मुसलमानों पर बात करना है, और इसके अलावा कोई बात नहीं करना है। तो इनका जो मैनिफेस्टो है, इन्होंने मोदी गारंटी तो बोला, पर क्या गारंटी है ना तो आपको पता होगा, ना मुझे ना दिनेश जी को, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि 2014 में जो गारंटी दी थी वो 10 साल में पूरी नहीं कर पाए, तो अब जाकर 24 में गारंटी देंगे तो उन पर विश्वास जनता को नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, क्योंकि हमने तो पहले भी कहा है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, और यही है भाजपा का ग्राफ। तो जो ग्राफ गिरा है मोदी जी का, और जो पिछली बार आपने अभी जिक्र किया था कि अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं तो मंत्री पद नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, थोड़ा डरा धमका कर गए थे, और उनकी हैबिट में भी है किसी को भी डराना धमकाना। अगर पत्रकार उनसे सवाल पूछे तो वो आंखें दिखा देते, तो पत्रकार को चुप होना पड़ता, वो सवाल नहीं पूछ सकता। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी डराया धमकाया, क्योंकि अब की भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं रही, अब ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी। बता दीजिए वोट परसेंटेज बढ़ने की वजह क्या? अमित शाह जी थे। परसेंटेज का देखिए, अमित शाह जी की वो रणनीति थी, क्योंकि अमित शाह जी पिछले 2 चुनावों में देख चुके थे कि कम अगर परसेंटेज आता है तो उसमें कांग्रेस को फायदा होगा, और अगर ज्यादा आता है तो उन्हें फायदा होगा। तो उन्होंने बढ़ाने के लिए इसलिए कहा है, ज्यादा आता है तो कांग्रेस बीजेपी को फायदा होता है, ये कह रही हैं? सोचना था, ये अमित शाह जी का सोचना था। मैं अमित शाह जी की तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि अमित शाह जी ऐसा ही कोई डंडा चलाकर गए थे दुर्गेश जी और उनकी पार्टी पर। ठीक है संगीता, तीसरे मेहमान आऊंगा संगीता प्लीज।
दिनेश गुप्ता जी, दिनेश जी आपका आकलन, क्योंकि सारी जगह नहीं बढ़ा, हम उस पर ही बात करेंगे कि कहां कहां कम हुआ पिछली बार की तुलना में, लेकिन कुछ जगह बढ़ा और उनमें राजगढ़ भी शामिल है। दिनेश जी। देखिए प्रवीण जी, जो सेकंड फेज से जो मतदान है फर्स्ट और सेकंड फेज के बाद, वो निश्चित तौर पर जहां भी बड़ा है उसमें एक जॉइंट एफर्ट हम ये मान सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी जॉइंट एफर्ट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि ये नहीं है कि अकेला भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से ये बढ़ गया होगा, क्योंकि आप देखिए कि जहाँ अच्छे उम्मीदवार हैं, वजनदार उम्मीदवार हैं, वहाँ दोनों उम्मीदवारों ने कोशिश की होगी। जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ तीसरे उम्मीदवार ने भी कोशिश की होगी, जो भिंड मुरैना में हमने देखा कि काफ़ी वहाँ संघर्ष भी हुआ था। तो जब देखिए इलेक्शन कमीशन तो एक हो या पॉलिटिकल पार्टी, ये इस इलेक्शन को एक प्रोडक्ट की तरह तो था ही, जो इनामी योजनाएं जाहिर बात है, जाहिर उसका असर लकी तो ड्रॉ कुछ थोड़ा बहुत आज होगा। डायमंड रिंग भी मिली कई लोगों को, क्योंकि एक प्रोडक्ट की तरह आप इसको ले रहे हैं, तो उसका असर तो निश्चित तौर पर होगा। लेकिन आप देखिए ना कि जो भी है उसके लिए एफर्ट बहुत करना पड़े, अन्यथा क्या है, ये जो उदासीनता है लोगों की वोट को लेकर, वो इसलिए है क्योंकि एक राजनीतिक दलों ने ये मान लिया है कि नतीजे किस तरह होने वाले हैं, तो वोटर भी सोचता है कि हम क्यों जाएं। इसलिए आप देखिए जो 19 जैसी तेजी थी, जो 19 में जो हमने पोलिंग परसेंटेज देखा था, वो उस तरह का नहीं है। जो तेजी हमने विधानसभा चुनाव में देखी थी वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उदासीनता भी बरकरार है, और जो पोलिंग परसेंटेज भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि हाँ, बल्ले बल्ले लायक नहीं, हम तो केवल तुलनात्मक बेहतर कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार दुर्गेश जी कुछ जवाब भी देना चाह रहे थे। दुर्गेश जी, राजगढ़ का भी सवाल ले आऊंगा, जो आप जवाब देना चाह रहे हैं वो तो दीजिए ही। राजगढ़ में जो इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, बम्पर कह सकते हैं 72.38 अभी तक के जो ताजा आंकड़े शाम 5 बजे तक के, उसके मुताबिक, तो क्या मान के चल रहे हो आप? देखिए प्रवीण जी, निश्चित रूप से राजगढ़ में जो वोटिंग हुई है वो तो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ ही हुई है। आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जी वो नेता हैं जो हवा के विपरीत चलने वाले नेताओं में से हैं। उनको भगवे में आतंकवाद दिखता है और जाकिर नाइक शांति का दूत दिखता है। तो मुझे लगता है कि देश की भावनाओं की कद्र करते हुए राजगढ़ की जनता ने उनको फिर मन बना लिया है कि कम से कम इस बार 5 लाख वोटों से उनको घर बिठाने का काम है। जो ये वोट प्रतिशत वहां का बढ़ा हुआ है वह इसी ओर इंगित करता है पूरा का। संगीता जी भी निश्चित रूप से राहुल गांधी की पार्टी की नेता है। इन्होंने पूरी, आप जो पहला ओपनिंग कमेंट आपने बोला उसमें ये कांग्रेस की तो कहीं बात नहीं कर पाई, ये भाजपा को जज करती रही कि हमारे अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, किस पे डंडा चला, किस पे क्या चला। तो मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा समय उसी में निकाल दिया। यह इस बात का द्योतक है कि हम जो मिशन 29 को लेकर आगे बढ़े हुए हैं वो निश्चित रूप से हम परिपूर्ण करने वाले हैं। देश में अब की बार 400 पार के नारे को भी, और हमारे मैनिफेस्टो की बात आप चिंता न करो, आप सब भाषण सुनते जाओ। जनता यह मानती है कि अगर माननीय मोदी जी की गारंटी है तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारती क्या। अभी 23 के चुनाव में आप देख लीजिए, नहीं आप 23 के इलाके जो गुजर चुका है उस पे एक बार संगीता जी ध्यान दे दें कि किस तरह से जो हमारा मध्य प्रदेश का जो हमारा एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी का जो नारा था, जनता ने हाथों हाथ लिया हमें और आशीर्वाद देती गई। और अभी भी 4 तारीख निश्चित रूप से प्रवीण जी, उस समय भी मैं बोल रहा था आपके चैनल पे, मैं उस दिन भी आके बैठूंगा और आपको मिठाई भी खिलाऊंगा। तो दिन भर बैठेंगे भाई, दिन बिल्कुल ठीक है। संगीता जी करते हैं, संगीता जी राजगढ़ संगीता जी को अब इन कर लेते हैं। दुर्गा जी पूरी बात आपकी ले ली। संगीता जी, राजगढ़ को क्या परिभाषित कर पाई आप, और यदि बढ़ने को आपको लगता है कि आपके फायदे में, तो गुना भी बढ़ा और विदिशा भी लगभग बढ़ा ही, मतलब पिछले की तुलना में कह रहा हूं मैं, 2 चरणों की तुलना में 70% विदिशा भी हुआ। बताइए। देखिए प्रवीण जी, अब तो वोट डल चुका है, अब तो रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट में सब पता चल जाएगा कि राजगढ़ में क्या होना है और विदिशा में क्या होना है। उस पर ज्यादा डिस्कस करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरी है। पर हाँ, दुर्गेश जी जो कह रहे हैं, क्लेम का क्या, 4 को फिर चला देंगे आपका क्लेम, अगर आज जो क्लेम तो कर ही दीजिए, क्या होगा। देखिए क्लेम तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो शिवराज सिंह चौहान जी है विदिशा में, वो मोदी जी से कम अंतर में जीतने वाले हैं या हारने वाले जो भी है। मोदी जी इतना आंकड़ा नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये भी एक रणनीति का हिस्सा था भाजपा की। दूसरी बात, हम बात करें राजगढ़ की, तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीत रहे हैं। ये चिंतित भाजपा इसी वजह से है
कि अब 5 लाख 10 लाख बोलेंगे, क्योंकि अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, दुर्गेश जी अभी ये कह रहे थे कि संगीता जी ने अपनी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अगर प्रवीण जी मुझे टाइम दे तो मैं अपनी पार्टी के बारे में लेकिन बहुत विस्तार नहीं, बिल्कुल दे रहा हूँ, बोलिए जल्दी पूरी करिए। हाँ, क्योंकि देखिए मैं तो दिनेश जी की बात को बहुत गंभीरता से सुनती हूँ, उनकी एक बात सबकी सुना करो भाई, हमारी बात भी गंभीरता सुना करो, मैं भी गंभीर बात कर लेता हूँ। हाँ, नहीं, आप भी बहुत अच्छी डिबेट कराते प्रवीण जी, इसलिए मैं कभी ना नहीं करती हूँ आपकी डिबेट में आने के लिए। तो जो उदासीनता की बात दिनेश जी ने कही है, मैं उससे बहुत इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि इसलिए रखती हूँ कि जो उदासीनता वोटरों में आई है उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण ये है कि 2018 में सरकार बनी थी और 15 सालों बाद सरकार बनी थी, उन्होंने कांग्रेस को जिताया था और भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ईडी, आईडी, सीबीआई का डर बिठाकर और सिंधिया जी को अपने खेमे में ले लिया और सरकार गिरा दी। तो जनता के मन में ये बात आ गई कि ये जब चाहते हैं जहां की सरकार गिरा देते हैं, गोवा की गिरा लेते हैं, वहां की गिरा लेते, तो इनके हाथ में है, महाराष्ट्र की कर लेते हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी विधायकों को ले लेती है। भी आज कांग्रेस को वोट किया निर्मला सप्रे को और कल निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो गई, तो कहीं ना कहीं डराया गया। अब दिनेश जी को ले लेते हैं, उनकी बात आप गंभीरता सुनती हो तो आप दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, आप कैसे परिभाषित करते हैं? दूसरा जो बात शिवराज जी क्लेम कर रहे थे कि मुझे बहुत भारी रिकॉर्ड मतों से भेजना, तो क्या ये वोटिंग रिकॉर्ड मतों से भेजने वाली आपको दिख रही? राजगढ़ भी बताइएगा, गुना भी, ये तीनों सीटें तो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल और चर्चित सीटें हैं। नहीं, देखिए प्रवीण जी, जो विदिशा का ट्रेंड रहा है वो तो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। हाँ, हम आप भी लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे हैं, वो अलग विषय है, क्योंकि पिछली बार हाँ जीत जाएंगे वो, वहाँ उस तरह की स्थिति है। आप देखिए जो राजगढ़ है और गुना है, वहाँ अब पहली बार सिंधिया जी गुना से भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, तो वहाँ उनको भारतीय जनता पार्टी का कितना सपोर्ट सिस्टम मिला है, कितना वोट उनको मोदी जी के नाम पे मिला है, ये उसका कोई ना कोई फ़र्क तो होगा और उनका खुद का मोबिलाइजेशन होगा। और जो अशोकनगर और मुगावली का जो बेल्ट है, वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट का भी मोबिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं ऐसी सीट है ना कि जहाँ सभी की निगाह थी और सबको पता था यदि पोलिंग परसेंटेज कम हुआ तो उनके लिए जो चांसेज हैं, यदि हार जीत का अंतर कम होता है तो भी चांसेज उनके जो है पॉलिटिकल बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए एक एफर्ट तो किया है, एक सुनियोजित ढंग से एफर्ट किया होगा। आप राजगढ़ में देखेंगे ना, क्योंकि जहाँ टसल है, आप विदिशा और गुना में उतना बिल्कुल नहीं, का मुकाबला नहीं है जितना सभी लोग मान के चल रहे हैं। तो राजगढ़ में आप, हाँ, राजगढ़ में जो इत्तेफाक, राजगढ़ में एक बड़ा अजीब सी चीज़ आप देखिए कि जो पिछली बार परसेंटेज था लगभग उसी के आसपास पहुंचने की उम्मीद है कि 74% पिछली बार क्रॉस हुआ था 2019 में, लेकिन अभी 73 पर अटक गया है। तो और वो उस स्थिति में अटका है जब मुकाबला बराबरी का लगभग दिख रहा है। तो ये कह देना कि ये बिल्कुल दिग्विजय सिंह के लिए इस बार जो है घर बिठा देगी जनता या रोडमल नागर को कंधे पर बिठाएगी, ये इससे अनुमान लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी तो जब विधानसभा क्षेत्रवार नतीजे आएंगे, वहाँ कितना टोटल वोट डला ये परसेंटेज में कई बार रिफ्लेक्ट नहीं होता। नंबर ऑफ वोट्स जब सामने होते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने होती है कि कितने लोगों ने वोट डाला, क्योंकि नया वोटर जो होता है वो कितना ऐड हुआ है, उसने कितना पोस्ट कितना किया है, ये जो परसेंटेज है कई बार ये भ्रमित कर देता है। ये पूरे जो नतीजे कई बार गड़बड़ाते ना कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और कुछ नतीजा निकलता है तो वो नंबर ऑफ वोट्स के कारण निकलता है, लेकिन परसेंटेज से मोटा मोटा ये पता लगता है कि लोग जो है किस तरफ जो है मोबिलाइज तो हुए हैं, घरों से निकले हैं, तो उन्होंने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो वोट दिया होगा किसी मुद्दे पर दिया होगा। अभी तो जिस तरह से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात हो रही है, तो अल्पसंख्यकों ने भी तो वोट किया होगा, उनके पोलिंग स्टेशनों की किस तरह की स्थिति रही है, बहुत सारी चीजें होती है जो तत्काल सामने। दुर्गेश जी, ये दिनेश जी का भी मानना है कि अगर मान लीजिए कहीं बम्पर वोटिंग है तो इसकी मीनिंग ये नहीं है कि किसी को ठिकाने लगाने के लिए, किसी को माथे पे बिठाने के लिए, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि ग्वालियर चमल, अगर मान लीजिए बहुत सब गुड़ी गुड़ी माहौल है, सब जगह अच्छा है, तो आप अभी तक का जो आंकड़ा है, मैं बार बार अपने दर्शकों को ही बता दूं कि ये फाइनल फिगर नहीं है, चूंकि फाइनल फिगर बाद में आता है। अभी तक जो बिल्कुल ताजे आंकड़े उसके मुताबिक कि भाई ग्वालियर में भी कम हुई उस तुलना में, बाकी जगह की तुलना में, मुरैना में भी कम हुई और भिंड में भी कम हुई। दुर्गेश जी,
देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से देश में, प्रदेश में और जिलों में भी हर आदमी ये समझ बैठा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसकी कोई सवारी नहीं करना चाहता है। 4.5 लाख से ज्यादा लोग जब आपको छोड़कर चले जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से जनता भी सोचती है कि जिस पार्टी में न नेता हो, न नीति हो, न नीयत हो, तो उसको वोट देने से क्या, उनका जो वोट बैंक है वो कुछ कम हुआ होगा। बाकी दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी पैनी नजर रखते हैं, पर जो ये आकलन है, ये जो ईवीएम जब बंद हो गई है उसके बाद का जो आकलन है, मुझे लगता है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। पर मैंने जिस बात को स्टडी किया है, और हम जो शने हम पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, जिसको हम क्लीन स्वीप विक्ट्री की और बात कर रहे थे, हम 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। कहीं कोई दिग्विजय सिंह जी कहीं नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को तो निश्चित रूप से जनता ने घर बैठाने का काम किया होगा, क्योंकि आप विपरीत हवा में चलते हैं और लोगों की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो आप घर ही बैठेंगे। मेरे को नहीं लगता है जनता उनको मौका देगी। राजगढ़ की जनता तो देश की भावनाओं की कद्र करेगी, या निश्चित रूप से आप भी देखेंगे। और मैं तो माननीय अमित भाई शाह जी की भी बात करूंगा कि आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकली। ठीक है संगीता जी, करते हैं संगीता, ये जो कम हुई शब्द मैंने उच्चारित किया है, ये पिछले 2 चरणों के लिहाज से किया। पिछले चुनाव यानी 2019 के चुनाव से तो ज्यादा हुई है भिंड में भी। मुरैना एक ऐसे लग रहा है कि भाई ऐन वक्त में रावत साहब यहाँ पाला बदल गए। मुरैना को आप लोग मजबूत इलाका मान के चल रहे थे कि शायद मंडला, मुरैना, शहडोल, इस जगह में आपको बहुत उम्मीद थी। इस बार क्या उसे बचा पाए होंगे आप लोगों के वोटर, आप लोगों के कार्यकर्ता, आपके नेता? क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके में तो ये अब कहा जाने लगा था कि क्राइसिस हो गया आपके पास नेताओं का। संगीता जी। प्रवीण जी देखिए, उम्मीद तो हमें इस बार भी है, क्योंकि हम पिछली बार 1 सीट लेकर आए थे और 2024 से अब बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो हम भी अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 6 से 7 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र में ये कहना सरासर लोकतंत्र का अपमान होता है कि हम 29 की 29 जीत रहे हैं, जो कि अभी दुर्गेश जी ने कहा। तो या तो ये ईवीएम के कारण इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, मुझे लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र का अपमान करती है, संविधान को खत्म करने की बात कर रही है। सुन लीजिए दुर्गेश जी, संगीता जी आक्रामक तरीके से आपके मसले में बोलेंगे तो शोर हो जाएगा। सुन लेते एक बारी से प्लीज। बड़ा अच्छा विमर्श चल रहा है। आरसी क्या, एक ही डायलॉग आप हर डिबेट में बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। हम तो बीच में आपके बोलते नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि आपकी उतनी सीमित है, आपको उसी पर बात करना है, आपका एजेंडा फिक्स है। तो हमें तो पूरा ओवरऑल बोलना पड़ता है ना। हमें तो देश के नेता, हमें तो अरे जमा खर्ची क्या है भैया, आप लोग के पास ज्यादा है। आपके पास तो इतना है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से करोड़ों रुपए चंदा धीरज साहू ने बताई दिया किसके पास ज्यादा है। जनता को दे धीरज साहू ने बताई दिया किसके पास ज्यादा है, जिससे मशीनें थक गई हूँ, मशीनें थक गई हूँ प्रवीण जी, मशीनें जवाब दे गई हूँ। उनको आज ये बातें लग रही है। मुझे लगता है जनता भली भांति समझती है कि किसके पास धन है। तो चौकीदार इतना बड़ा चोर है कि चौकीदार ने इतनी चोरी ये भय दिखाकर जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ने 60 साल जो राज किया वो भय वो भ्रष्टाचार पर ही किया। जनता भली बात समझती है। अब जनता हर चीज को समझती है, हर चीज को। सुन लेते दुर्गा जी, सुन लेते, बात पूरी करके फिर दिनेश जी के पास जाएंगे। करिए संगीता जी, बात पूरी करिए। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता हमारे सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि हम सच्चाई बात करते हैं और जो देश की असलियत है वो हम जनता को दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डरते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। तो ये जो अभी आपका चैनल जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, वो यही देख रहे होंगे कि सच पे बात कीजिए, लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए, 29 की 29 सच पे बात कीजिए। अब दिनेश जी को करेंगे, माफ कीजिए, दिनेश जी को करेंगे, दिनेश जी को करेंगे। दिनेश जी, ग्वालियर चंबल इसलिए भी चर्चा करनी चाहिए कि प्रियंका तीसरे चरण में पहली बार आई और आई उसी इलाके में। राहुल गांधी की यात्रा भी वहां गई थी, दोनों जब वो पदयात्रा में निकले थे तब भी गए थे, फिर रैली भी करी, फिर बीजेपी के भी लोगों ने वहां पे तमाम बड़े नेताओं ने वहां पे की। मुरैना को वीकर सेक्शन मान के चल रही थी कांग्रेस के, बीजेपी का वीकर सेक्शन है। वहां की वोटिंग का ट्रेंड कुछ रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है क्या आपको? देखिए यदि हाईएस्ट वोटिंग पर ये माने कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इन सीटों पे तो 60% से नीचे ही पोलिंग है। तीनों जगह 60 से नीचे। तीनों 60 से नीचे, तो क्या मानना चाहिए इसको?
भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर के लोकल अनुसार इनको टाउनशिप ये भी मानना 60 से चाहिए। नीचे है। ग्वालियर जो सीट है लोकसभा की वो भी 60 से नीचे 57% कुछ है 60 से नीचे है क्या? और भिंड तो 50% के आसपास है, लगभग 51% पर वो है। तो उसको क्या मानना चाहिए इन 3 सीटों पर जहां परसेंटेज कम है? तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो वोटर का ट्रेंड है वो एक जैसा नहीं है। तो आप रिजल्ट भी आपको पूरे जहां आज के तीसरे चरण में चुनाव हुए हैं, वो वोट डाले गए हैं, वहाँ भी आपको ट्रेंड भी अलग अलग दिखाई देगा, नतीजे भी अलग अलग दिखाई देंगे। जो मार्जिन की बात होती थी कि 15% और 16% मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही, ऐसी स्थिति इसमें नहीं दिखती, क्योंकि इतना लंबा मार्जिन नहीं हो सकता। भिंड मुरैना में जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो और वहाँ ये स्थिति हो, यदि आप मान लीजिए तीनों के बीच में यदि वोट भी डिवाइड होंगे, एक 25% लेगा, एक 20% लेगा, एक 15% लेगा, इस तरह का वोट होगा क्या वो? तो हाँ, पर तो इस तरह का वोट ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो जिसने मोबिलाइज किया है, जो पार्टी का या कास्ट का जो वोट है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि कास्टिज्म भी इसमें दिख रहा है, क्योंकि ये वो इलाका है, ये कास्ट वाला इलाका है। यहाँ जातियों का जिसने वोट निकाल लिया होगा, पा लिया होगा, ये उसके पक्ष में नतीजे जाने वाला इलाका है। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि जो आखिरी के चरण में कुछ आक्रामकता बयानों में दोनों तरफ से बड़ी, बिल्कुल फिसल गया वक्त हाथ से, इसलिए आपसे एक सप्लीमेंट्री ले रहा हूं जी, वो कुछ रोल प्ले कर गई होगी वोटिंग में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आक्रामकता तो के साथ साथ ये कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर की भी राजनीति इसमें है, अलग अलग इलाकों में। अब देखिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आक्रामकता के साथ साथ चिंता इजाजत नहीं देता मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो बात जिस तरह से हमने शुरू की थी उसी तरह से खत्म भी करेंगे कि भाई जाहिर बात है कि अभी अव्वल तो पूरे वोटिंग के फिगर नहीं आए, जो आए और हमने तुलना करी वो बीते 2 चरणों की तुलना करी, बीते चुनाव की थोड़ा कम करी, क्योंकि फाइनल फिगर हमारे पास है नहीं। और दूसरी बात, तीनों मतलब जो भी पैनल था वो इस बात से सहमत है कि वोटिंग घटना या बढ़ना किसको फायदा पहुंचाएगा और किसको नुकसान, ये अभी तो कहा नहीं जा सकता। तो इंतजार जाहिर तौर पर सबकी तरह हमको भी 4 तारीख का करना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।